इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं अपन। सबसे पहले तो मेरे पास में ये वर्ड लिखा हुआ है फिजिचर, ठीक है, तो इसके साथ साथ में इसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है, ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे फिजिचर दिख रहा है इस लैपटॉप के कैमरा की वजह से, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो सबसे पहले मैं एक पॉइंट बनाता हूँ यहाँ पे और एक पॉइंट बनाता हूँ मैं यहाँ पे। एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है, तो अपने पास में कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है। मैग्नीट्यूड तो है, इसमें में अपने पास में शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ है, बस ये है ना। तो शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ यहाँ से यहाँ कैसे जा रहा है, ऐसे एक फिक्स डायरेक्शन में, ऐसे नहीं जा रहा है, ऐसे नहीं जा रहा है, कुछ ऐसे मुड़ के नहीं जा रहा है। इक्वल इंटरवल स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू फिजिचर। आज अपन क्लास 9 फिजिक्स चालू करने वाले और उसका पहला चैप्टर लेंगे आज, दैट इज चैप्टर 8 ऑफ साइंस, मोशन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन चैप्टर का टॉपिक लिखते हैं या फिर चैप्टर का नाम लिखते हैं। ऑलराइट, चैप्टर 8 मोशन। चैप्टर चालू करने से पहले सबसे पहले अपन देखते हैं कि इस चैप्टर में अपन कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मोशन। मोशन के बाद में अपन जाएंगे पोजीशन पे, पोजीशन के बाद में अपन जाएंगे फिजिकल क्वांटिटीज पे, फिजिकल क्वांटिटीज के बाद में अपन जाएंगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे, फिर अपन जाएंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे, फिर अपन जाएंगे स्पीड वेलोसिटी पे, फिर अपन पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में, फिर अपन पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस, फिर अपन पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड, फिर अपन लास्ट में पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन, उसका ओवरव्यू पढ़ेंगे। डरने की कोई बात नहीं, इतने सारे फिर अपन पढ़ेंगे, बोल दिया तो आराम आराम से सारी चीजें समझ में आ जाएगी। और इस लेक्चर का जो फ्लो रहेगा वो रहेगा मोशन, फिर अपन पढ़ेंगे पोजीशन के बारे में, फिर अपन पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, फिर अपन पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, फिर लास्ट में अपन पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। ठीक है, अगर किसी को स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना है तो टाइम स्टैम्प्स गिवन है नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो देख सकते हैं। ऑलराइट, सो मोशन चालू करते हैं अपना चैप्टर। मोशन, सबसे पहले आप सब कोरोना के पास आउट हो, सारे सारे जने कोरोना के पास आउट है, तो अपन ने ढंग से पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो साइंस की डेफिनेशन में अपन मोशन को क्या समझते हैं वो मेरे को समझ में आएगा नहीं। ठीक है, तो मेरे को टीचर ने पढ़ाया, मेरे को समझ में नहीं आया, तो मैंने क्या किया, मैंने गूगल किया और गूगल पे मेरे को मोशन की ऐसी कुछ डेफिनेशन मिली कि इट इज द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या भाई, कि it is the phenomena of change of ध्यान से देना, जो जो हाईलाइट करो वो इंपॉर्टेंट शब्द है या फिर इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इट इज द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, डेफिनेशन पे जाते सबसे पहले अपन को दो दो अलग अलग वर्ड्स मिले, दैट इज फर्स्ट इज पोजीशन और सेकंड इज टाइम। टाइम अपन को पता है इट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट, जिससे सारी चीजें मेजर की जाती है, सारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट मेजर किए जाते कौन सी डायरेक्शन में फ्लो हो रहे। ठीक है, इट इज टाइम। अब मेरे को एक नया वर्ड मिला दैट इज पोजीशन। अब डेफिनेशन में मेरे को एक नया वर्ड मिल गया तो मैं मोशन की डेफिनेशन ढंग से समझ नहीं पाऊंगा। ठीक है, मेरे को इसकी जड़ तक जाना पड़ेगा, मेरे को इसकी सारी रूट्स तक जाना पड़ेगा ताकि मेरे को मोशन की डेफिनेशन समझ में आए। तो पोजीशन बनेगा अपना सबसे पहला टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक अपना बनेगा पोजीशन। अब पोजीशन क्या होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बनाया, मैंने बोला कि मैंने ये पॉइंट बनाया। जब मैंने बोला कि मैंने पॉइंट बनाया, ये सेंटेंस इस पॉइंट को स्पेसिफाई करने के लिए अनसफिशिएंट है। अगर मैंने बोला कि मैंने पॉइंट बनाया, ये सेंटेंस इस पॉइंट को स्पेसिफाई करने के लिए इनसफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि ये इस ऑब्जेक्ट की या फिर इस पॉइंट की लोकेशन नहीं बता रहा। मेरे को क्या बोलना चाहिए था कि मैंने ये पॉइंट यहाँ पे बनाया, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, है ना। जो मैंने बोला कि मैंने पॉइंट यहाँ बनाया, दैट इज वो जो सेंटेंस है वो इस पॉइंट को स्पेसिफाई करेगा कि पॉइंट कहाँ पे सिचुएटेड है। वो जो ये जो यहाँ शब्द है ना, वो होती है उस ऑब्जेक्ट की या फिर उस पॉइंट की या फिर उस बॉडी की पोजीशन। ठीक है, तो मेरे को समझ में आया कि पोजीशन क्या होती। अब चलो डेफिनेशन पे चलते। डेफिनेशन क्या बोलती है मोशन की, इट इज द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ में पोजीशन अगर किसी ऑब्जेक्ट की चेंज हो रही, किसी ऑब्जेक्ट की, किसी बॉडी की या फिर किसी पॉइंट की अगर पोजीशन चेंज हो रही, तो मैं उस बॉडी को बोलूंगा कि वो बॉडी, ऑब्जेक्ट या फिर पॉइंट मोशन कर रहा है। मतलब अगर एक टाइम पहले ये पॉइंट यहाँ पे था और थोड़े टाइम बाद में ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे चला गया, तो मैं क्या बोलूंगा,
इस ऑब्जेक्ट ने या फिर इस पॉइंट ने या फिर इस बॉडी ने मोशन किया। टाइम के साथ में अगर इस पोजीशन में चेंज आ रहा है, पहले यहाँ पे था, थोड़े टाइम बाद में यहाँ पे आया, तो अपना ने क्या बोला कि ये बॉडी या फिर इस पॉइंट ने मोशन किया। ठीक है, तो चलो मेरे को समझ में आया कि मोशन क्या होता है। इसका ऑपोजिट क्या होगा? अगर टाइम के साथ में बॉडी या फिर ये पॉइंट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, थोड़े टाइम पहले यहीं पे था और थोड़े टाइम बाद में भी यहीं पे रहा, तो मैंने क्या बोला कि ये बॉडी मोशन नहीं करी है, इसको क्या बोलते हैं? ये बॉडी रेस्ट पे है। अब ये जो मोशन और रेस्ट है, अलग अलग नजरिए से देखने पे अलग अलग लगते हैं। अगर एक इंसान के नजरिए से एक ऑब्जेक्ट मोशन पे है, तो दूसरे इंसान के नजरिए से वही ऑब्जेक्ट मोशन में हो सकता है या फिर रेस्ट में हो सकता है। ऑलराइट, सो इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं अपन। सबसे पहले तो मेरे पास में ये वर्ड लिखा हुआ है फिजीचर। ठीक है, मेरे पास में फिजीचर लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे रखा है इस वर्ड को। फिर मैं धीरे धीरे टाइम के साथ में इसको लेके जा रहा हूँ आगे। आप क्या बोल रहे हो? इसकी पोजीशन टाइम के साथ में चेंज हो रही, तो ये मोशन कर रहा है। मैं भी बोल रहा हूँ भाई मोशन कर रहा है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर एक दूसरा कैमरा एंगल सेट करता हूँ। ठीक है, मेरे पास में दूसरा कैमरा है नहीं, तो मेरे को लैपटॉप का कैमरा यूज करना पड़ेगा। तो मैं इसमें एक दूसरा कैमरा यूज करता हूँ यहाँ पे। तो इसके साथ साथ में इसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे फिजिचर दिख रहा है इस लैपटॉप के कैमरा की वजह से, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, है ना? तो यहाँ से अगर मैं इसको यहाँ पे लेके गया, तो आप क्या बोल रहे हो इस कैमरा से कि इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, मगर इस लैपटॉप के कैमरा से क्या हो रहा है कि पोजीशन चेंज नहीं हो रही। तो लैपटॉप क्या बोलेगा कि ये मोशन नहीं कर रहा, आप क्या बोलोगे कि ये मोशन कर रहा है। तो अलग अलग इंसान के नजरिए से देखने पे कि एक ही ऑब्जेक्ट, ये वर्ड जो फिजीचर था वो मोशन भी कर रहा है और रेस्ट पे भी है, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर एक इंसान के नजरिए से कोई ऑब्जेक्ट मोशन या फिर रेस्ट पे है, तो दूसरे इंसान के नजरिए से जरूरी नहीं कि वो मोशन या रेस्ट पे हो, कुछ भी हो सकता है। ऑलराइट, जैसे अपन ट्रेन में देखते हैं, ट्रेन में दो आदमी बैठे हुए, तो दोनों आदमी एक दूसरे को बोलेंगे कि वो दोनों रेस्ट पे, मगर स्टेशन पे कोई आदमी है और ट्रेन उधर से जा रही, तो उन दोनों आदमी को बोलेगा कि आप भाई मोशन कर रहे हो, रेस्ट पे नहीं हो। ठीक है, तो मेरे को समझ में आया कि मोशन क्या होता है और पोजीशन क्या होती है। ठीक है, अब अपन चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज। अपना मेन मोटिव क्या है? सबसे पहले डेफिनेशन को हिट करना, फिर समझना कि डेफिनेशन क्या बोल रही है अपन को। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज, सबसे पहले डेफिनेशन हिट करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज विच डिफाइंस एनी ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी। These are the quantities which defines any object या फिर बॉडी। कैसे? अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे कि हाइट हो गई, मेरी हाइट है, ये मेरी एक फिजिकल क्वांटिटी, ये मेरे को डिफाइन कर रही है कि मैं इतना लंबा हूँ। मेरा कैरेक्टर हो गया, ये मेरे को डिफाइन कर रहा है कि मैं कैसा हूँ, तो ये मेरे को डिफाइन कर रहा है ना, तो ये मेरी एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। समझ में आया? तो मेरे को समझ में आया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। अब फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है। एक होती है स्केलर क्वांटिटी, ऐसे तो 10 टाइप होते हैं, मगर 9th क्लास के बेसिस पे अपने पास में दो ही क्वांटिटीज है, एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। अपना क्या रूल है? सबसे पहले डेफिनेशन, फिर मीनिंग। तो स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती है जिनके पास में अपना खाली मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती। और वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती है जिनके पास में मैग्नीट्यूड तो होता है, मगर उनके पास में डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज जिसके पास में मैग्नीट्यूड है मगर डायरेक्शन नहीं है, और वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। सबसे पहले एग्जांपल देते हैं, फिर अपन मीनिंग पे जाएंगे। एग्जाम्पल इसका है डिस्टेंस, सॉरी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई थी। सो अपन कहाँ थे? मैग्नीट्यूड पे थे और डायरेक्शन पे थे स्केलर क्वांटिटीज पे, और अपन देख रहे थे एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल है इसका डिस्टेंस और स्पीड एक्सेट्रा। ठीक है, और भी है मगर इस चैप्टर में जो जो आ रहे हैं वो अपन इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, वेक्टर में होगा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एक्सेट्रा।
ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल हुए अपने पास में इसके स्केलर क्वांटिटीज के और वेक्टर क्वांटिटीज के। स्केलर क्वांटिटीज में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड होता है मगर डायरेक्शन नहीं होता है, और वेक्टर क्वांटिटीज में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होती है। जैसे कि डिस्टेंस के पास में क्या होगा, अपना मैग्नीट्यूड होगा, वो अपना मैग्नीट्यूड तो लेके चलेगी मगर उसके पास में कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होगी। वो अपन जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस देखेंगे ना, तब अपन को समझ में आएगा कि ये एक्चुअल में स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज का सिग्निफिकेंस क्या होता है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, उनका मैग्नीट्यूड तो होगा मगर वो एक फिक्स डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड होगा। स्केलर क्वांटिटीज में क्या होता है, वो अपना दबदबा तो लेके चलते हैं मगर किसी फिक्स डायरेक्शन में अपना दबदबा नहीं लेके चलते। और डिस्प्लेसमेंट सॉरी वेक्टर क्वांटिटीज की ऐसी क्वांटिटीज होती है जो अपना दबदबा तो लेके चलती मगर एक फिक्स डायरेक्शन में अपना दबदबा लेके चलती है। समझ में आई बात? ठीक है, तो मेरे को समझ में आया कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या होती है, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। नेक्स्ट अप वी हैव डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ध्यान से देखो, मैंने स्केलर में डाला है डिस्टेंस को और वेक्टर्स में डाला है डिस्प्लेसमेंट को, आगे काम आएगा। ठीक है, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और अपना तरीका क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन हिट करना, फिर अपन मीनिंग पे जाएंगे। ऑलराइट, सो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस की डेफिनेशन होती है, इट इज द टोटल लेंथ ऑफ पाथ covered by any object or body between 2 points. It is the total length of path covered by any object or body between 2 points. और displacement की definition होती है, it is the shortest length of path covered between any 2 points. ठीक है, अब इन दोनों डेफिनेशन में एक चीज कॉमन है जो कि है 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स अपने पास में कॉमन आ रहे हैं, तो सबसे पहले अपन को 2 पॉइंट बनाने पड़ेंगे, जैसे अपन ने यहाँ पे बनाए थे पोजीशन के केस में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक पॉइंट बनाता हूँ यहाँ पे और एक पॉइंट बनाता हूँ मैं यहाँ पे, दैट इज टॉप मोस्ट राइट और बॉटम मोस्ट लेफ्ट में मैंने 2 पॉइंट बनाए। ठीक है, तो यहाँ इस पॉइंट से, यहाँ से इस पॉइंट से, वहां से उस पॉइंट तक जाने में मेरे को कौन से पाथ सूटेबल लग रहे हैं, या फिर मैं कौन से पाथ से जा सकता हूँ। एक पाथ मैंने मान लो ये लिया, ठीक है, एक पाथ मैंने ये लिया, ऑलराइट, एक पाथ मैंने ये लिया, एक पाथ मैंने वो लिया, और एक पाथ मैंने ये लिया। पाथ तो कोई भी ले सकता हूँ ना, मैं कहीं से भी जाना है मेरे को, इस पॉइंट से उस पॉइंट तक। एक पाथ मैंने ये लिया, ठीक है। अब डिस्टेंस क्या बोलती है, इट इज द टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। यहाँ पे 2 पॉइंट दिख रहे हैं, इट इज द टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, मतलब ये भी टोटल लेंथ ऑफ पाथ है, ये भी टोटल लेंथ ऑफ पाथ है, ये भी टोटल लेंथ ऑफ पाथ है, और ये भी टोटल लेंथ ऑफ पाथ है। तो मतलब डिस्टेंस है जो दोनों पॉइंट के बीच में कोई सी भी लेंथ हो सकती है, डिस्टेंस कोई सी भी लेंथ हो सकती है, मगर डिस्प्लेसमेंट में क्या है, इट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स covered by any object between any 2 points। और इस पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट लेंथ है वो कौन सी है, ये वाली। ठीक है, और मैंने पिछले वाले टॉपिक में कहा, स्केलर क्वांटिटीज में कहा किसको डाला था, डिस्टेंस को, और डिस्प्लेसमेंट को किस में डाला था, वेक्टर में। इसके पास में खाली मैग्नीट्यूड होता है ना, और इसके पास में होती है डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। अब कैसे आया ये वो देखो, डिस्टेंस क्या है, इट इज द टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स। अभी मैंने बोला ये भी टोटल लेंथ ऑफ पाथ है, ये भी टोटल लेंथ ऑफ पाथ है, ये भी टोटल लेंथ ऑफ पाथ है, और ये भी टोटल लेंथ ऑफ पाथ है। तो इसकी एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, और ये भी डिस्टेंस है। तो अपने पास में कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है। मैग्नीट्यूड तो है इसका, ये कोई मैग्नीट्यूड होगा लेंथ का, ये भी कोई लेंथ का मैग्नीट्यूड होगा, है ना। तो अपने पास में मैग्नीट्यूड तो है मगर कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। डिस्प्लेसमेंट में देखो, डिस्प्लेसमेंट में अपने पास में शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ है ये,
बस ये है ना। तो शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ यहाँ से यहाँ कैसे जा रहा है, ऐसे एक फिक्स डायरेक्शन में, ऐसे नहीं जा रहा है, ऐसे नहीं जा रहा है, कोई ऐसे मुड़ के नहीं जा रहा है, खाली एक शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ है, स्ट्रेट लाइन एकदम इस डायरेक्शन में। तो अपने पास में एक फिक्स डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी उस लेंथ का, ठीक है। तो अपने पास में डिस्प्लेसमेंट कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्टेंस कैसी होती है, स्केलर क्वांटिटी। और इन दोनों को मेजर करने का जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट होती है, इसकी जो एसआई यूनिट होती है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, मतलब कि इसको कुछ लेंथ में या कुछ क्वांटिटी में मेजर किया जाता है, ठीक है। इसको कुछ क्वांटिटी में मेजर किया जाता है, उसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट है उसको अपन बोलते हैं मीटर। ऐसे अपने पास में सेंटीमीटर भी यूनिट स्केल है इसको मेजर करने का, सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, और छोटे स्केल पे जाओगे तो माइक्रोमीटर भी होगा, और बड़े स्केल पे जाओगे तो लाइट ईयर्स भी होगा। मगर अपने पास में एक फिक्स स्पेसिफिक स्केल है जो अपन सारी जगह यूज कर सकते हैं एक क्वांटिटी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने के लिए। इन दोनों की यूनिट सेम है, तो क्योंकि यह तो लेंथ ऑफ पाथ ही ना, तो अपने पास में ये यूनिट है, दैट इज एस सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। मतलब सारे सिस्टम में ये एक यूनिट काम कर सकती है, स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट, जो कि है मीटर। इसको अपन स्मॉल सिंबल में ऐसे एम लिखते हैं, ठीक है। तो मेरे को समझ में आया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है। ऑलराइट, अब मेरे पास में मान लो एक पॉइंट था यहाँ पे, एक पॉइंट था यहाँ पे, मैंने क्या किया, मैं इस पॉइंट से चला और इस पॉइंट से चल के वापस इसी पॉइंट पे यहाँ पे गया, ठीक है। तो मैंने कुछ लेंथ ऑफ पाथ कवर किया, यहाँ से यहाँ तक लेंथ ऑफ पाथ कवर किया, तो मेरी डिस्टेंस क्या हुई, ये जो सर्कुलर पाथ है वो। मगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है, इट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, दोनों पॉइंट सेम है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो। तो अपने पास में डिस्प्लेसमेंट जीरो आया और डिस्टेंस कुछ लेंथ में आई, है ना। तो अपने पास में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो या तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं। कैसे, अगर कोई बॉडी यहां से चली और स्ट्रेट लाइन में यहां से गई, तो स्ट्रेट लाइन में मोशन डिस्प्लेसमेंट भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, इक्वल हो सकते हैं। या फिर डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। कैसे, यहां पे मैंने यह चला, या तो ये तो बड़ा था ना, ठीक है, और ये क्या था, जीरो। मान लो मैं ऐसे चला, ये डिस्टेंस हो गई मेरी और ये डिस्प्लेसमेंट, तो ये तो बड़ा है ना इससे, तो हमेशा डिस्टेंस तो बड़ी होगी डिस्प्लेसमेंट से। मगर ये दोनों इससे, ये डिस्प्लेसमेंट इससे कभी बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसको कंबाइन करके मैं क्या लिख सकता हूं कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। ऑलराइट, सो यहां तक अपन ने समझा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अपना तरीका क्या है, उसी तरीके पे स्टिक रहेंगे कि सबसे पहले डेफिनेशन को हिट करेंगे, देन उसके मीनिंग पे जाएंगे। फर्स्ट है यूनिफॉर्म मोशन, देन है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नाउ यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन कुछ ऐसी होती है, द मोशन इन विच अ बॉडी कवर्स equal distances in equal interval of time। ठीक है, ध्यान देना, ये वर्ड और ये वर्ड दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द मोशन इन विच अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या है, द मोशन इन विच अ बॉडी कवर्स unequal distances
इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इसको समझने से पहले अपन इसके वर्ड पे जाते हैं। सबसे पहले अपन मोशन के वर्ड पे गए थे ना, तो सबसे पहले अपन इसके वर्ड पे जाते हैं। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म ये शब्द या फिर ये वर्ड अपन ने बहुत बार सुना हुआ है। स्कूल की यूनिफॉर्म होती है, आर्मी की यूनिफॉर्म होती है, और बहुत सारी यूनिफॉर्म होती है ना अपने पास में। अपने पास में यूनिफॉर्म एक वर्ड आया नया। यूनिफॉर्म का मतलब होता है, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, यूनि और एक फॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी फॉर्म, यूनि मतलब एक, और फॉर्म मतलब कोई भी स्ट्रक्चर। एक जैसा स्ट्रक्चर अगर किसी का है तो वो यूनिफॉर्म है। और यूनिफॉर्म मोशन में, मोशन का एक जैसा स्ट्रक्चर अगर होगा तो अपने पास में यूनिफॉर्म मोशन होगा। अब ये स्ट्रक्चर यूनिफॉर्म कैसे होगा, एक जैसा कैसे होगा, देखो। a body covers equal distances in equal interval of time। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब मान लो ये x इंटरवल है, ये x इंटरवल है, और एक x इंटरवल है। अब मान लो ये x इंटरवल था, ये x इंटरवल था, ये x इंटरवल था, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। तो इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब ये इंटरवल भी सेम है, ये इंटरवल भी सेम है, और ये इंटरवल भी सेम है, और इन तीनों इंटरवल में अगर ये बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस, मान लो y डिस्टेंस कवर करी, y डिस्टेंस कवर करी और y डिस्टेंस कवर करी, तो मैं ये बोलूंगा कि ये बॉडी इसने यूनिफॉर्म मोशन किया है। समझ में आई बात? तो यूनिफॉर्म मोशन मेरे को समझ में आया। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, इक्वल इंटरवल तो है, मगर उन इक्वल इंटरवल में ये बॉडी अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल कर रही है। यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे y आ गया, यहाँ पे 2y आ गया, यहाँ पे 2z आ गया, कुछ और क्वांटिटी आ गई। ठीक है, तो इक्वल इंटरवल तो है मगर इक्वल डिस्टेंसेस नहीं है। इक्वल इंटरवल का होना बहुत जरूरी है। कैसे, आगे समझते। मान लो, ध्यान से सुनना, मान लो मेरे पास में इंटरवल ऑफ टाइम था। ठीक है, इंटरवल ऑफ टाइम था x, 2x, मतलब ये इसका ट्वाइस है, और ये x। ठीक है, इसने डिस्टेंस कवर करी y, इसने y, और इसमें भी y। अब मैं क्या बोलूंगा, अगर अनइक्वल डिस्टेंस इंटरवल ऑफ टाइम होता तो इक्वल डिस्टेंस तो कवर कर रही ना, तो मैं इसको यूनिफॉर्म मोशन बोल सकता था। मगर जब मैं इसको इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिवाइड करूंगा तो क्या हुआ, ये भी x और ये भी x, तो 4x में डिवाइड हुआ। इसमें इस x में y डिस्टेंस, और इस 2x में कितनी थी y, तो एक x में कितनी होगी y/2, और इसमें भी y/2, तो दोनों x में y/2, तो ये यूनिफॉर्म मोशन थोड़ी हुआ। ये एक इंटरवल में y, दूसरे सेम इंटरवल में y/2 हो गया ना, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो इक्वल इंटरवल स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है। तो मेरे को समझ में आया कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ऑलराइट, यहाँ तक आपने सारे टॉपिक्स कवर होते हैं। अच्छा लगा हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं लगा हो तो भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैंने समझा। अब अपने अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। फिर अपन पढ़ेंगे ये इनका सारा एवरेज वेलोसिटीज और ये सारी चीज़ें। फिर अपन थोड़े बहुत क्वेश्चंस करेंगे, फिर अपन एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर अपन बहुत सारी चीज़ें अपने पास में इस चैप्टर में पढ़ने के लिए वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ऑलराइट, बाय बाय।